हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू मेहरा क्लासेस। सो आप जैसा कि मैं आशा करती हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन जो कि एमपी सेट एग्जाम होने वाला है आपका 11th ऑफ जनवरी 2026 को, उसमें आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और सभी अपनी अपनी तैयारी को जोर शोर से कर रहे होंगे। साथ में आपको मेहरा क्लासेस भी एप्लीकेशन के थ्रू और यूट्यूब के माध्यम से आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है, जिससे कि आप अपने स्टडीज को अच्छी तरीके से कर पाएं। और आपको पता होगा कि हमने जो पिछली सीरीज लाए थे क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम डिस्कस कर रहे थे। सो इसी सीरीज में हम आज आगे बढ़ जाते हैं। आप सभी को पता होगा पिछले सेशन में हमने 2024 का जो एग्जाम पेपर कंडक्ट हुआ था आपका, उसमें हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके रह गए थे वहां से हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और आपको बाकी के क्वेश्चंस के थ्रू भी एग्जाम पैटर्न जो आपका लेवल आता है एग्जाम का, वो समझाने का मैं प्रयास करूंगी। यहीं से हम आज स्टार्ट कर लेते हैं। सो फटाफट से आप मेहरा क्लासेस एप्लीकेशन पर जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं आपकी प्रिपरेशन को लेकर। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करना, जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 76 से आज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन देख सकते हैं। आप सभी मुझे क्लियर कर दीजिए कि मेरी वॉइस पीपीटी आपको क्लियर हो तो हम आगे बढ़ें। प्लीज राइट ओके। अगर पीपीटी क्लियर है, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आपको, तो आप ओके लिख दीजिए। सो हम स्टार्ट कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, जिसमें पूछा जा रहा है आपसे कि लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये दो पार्टीज की बात यहाँ पर की जा रही है। इनकी स्थापना निम्नांकित में से किसने की थी? सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपकी यूनिट 2 या 3 से आप कंडक्ट कर सकते हैं। इसको मानकर चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को कवर करते हैं, उसी में आपको ये थिंकर्स से ही प्रश्न उठकर आया है। यहीं पर हम देखते हैं कि बीडी सावरकर को हम पढ़ते हैं, वी रामास्वामी को तो आपका सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट नहीं है। बाकी एमएन रॉय, राम मनोहर लोहिया, ये सारे थिंकर्स हम जो कि इंडियन पॉलिटिकल, सॉरी डब्ल्यूपीटी लिख दिया मैंने यहाँ पे, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में हम इनको कवर करते हैं और इन्हीं के थॉट से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन निकल कर आया है। सो लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन पार्टी किसने बनाई, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। साथ में एक और पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाम बीडी सावरकर का है, रामास्वामी है, एमएन रॉय है, राम मनोहर लोहिया है। सबसे पहले इसका राइट आंसर मैं आपको टिक कर देती हूँ। इसका राइट आंसर है एमएन रॉय, बिकॉज जो लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन पार्टी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये आपकी कब बनी थी? 1939 में। 1939 में ये लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन पार्टी बनाते हैं आपके एमएन रॉय, जो कि जब इनिशियली जब ये जेल से बाहर आते हैं तब इस पार्टी को बनाते हैं 1939 में, और कांग्रेस के अंदर ही इसको ये डेवलप करते हैं। अगली पार्टी जो कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की बात यहाँ पर की जा रही है, 1940 में ही बनाई गई थी। किसके द्वारा? एमएन रॉय के द्वारा। और इस पार्टी को इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर इस पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? वर्ल्ड वॉर जब हमारे यहाँ पर चालू था, और वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस की जो भूमिका को इन्होंने देखा, तो इनको वहां से कांग्रेस से हटकर इन्होंने इस पार्टी को बनाया था, ताकि ये अपने जो संगठन है उसको मजबूती देकर राष्ट्रहित में कार्य कर सके। सो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ पर क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसको जरा समझ लीजिए। बीडी सावरकर ने अपनी क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी गतिविधियों को निम्नांकित में से किस स्थान से विनियमित यानी कि जारी रखा था? सो बीडी सावरकर रेगुलेट्स हिज रिवोल्यूशनरी एंड नेशनलिस्ट एक्टिविटीज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। आपको यहाँ पर बताना है, जैसे कि मेसन द हिंद पेरिस से, या फिर इंडिया हाउस लंदन, हिंदू रिवेलिस्ट हाउस पूना, या अ कॉमन होली हैंड भारत। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 77 में जो बीडी सावरकर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिसमें कि आपको ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि कहाँ से इन्होंने अपनी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को जारी रखा, तो वो इंडिया हाउस लंदन था। इन्होंने एक अभिनव एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। यहाँ पर बीडी सावरकर के थॉट आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में भी और नेक्स्ट भी आते ही हैं, क्योंकि इनका नाम बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है आपके इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में। इंडिया हाउस लंदन जो कि एक अभिनव भारत करके एक सीक्रेट सोसाइटी इनके द्वारा बनाई गई थी, और वहां से ये अपनी सारी क्रांतिकारी गतिविधियों को या राष्ट्रवादी गतिविधियों को
रिवॉल्यूशनरी एक्ट्स को जारी रख रहे थे। लेकिन इसके बाद में ये जब लंदन चले गए थे और वहां पर इनको ये कार्य करना था, यानी क्रांतिकारी या भारत के लिए आजादी के लिए कुछ वर्क जो करने होते थे, तो इंडिया हाउस इन्होंने वहां पर बना दिया था और ये एक सीक्रेट सोसाइटी का ही पार्ट था, जो कि इस तरीके से काम करता था। वहां से सारी जानकारियां यहाँ पर प्रोवाइड की जाती इंडिया हाउस से। इसकी स्थापना को देख लीजिए, 1906 में इसकी स्थापना की गई थी इनके द्वारा और अभिनव भारत की ही एक शाखा के रूप में ये एक्टिविटीज वहां से जारी रख रहे थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें अगर 78, क्वेश्चन नंबर 78। बीडी सावरकर बहुत खास आपके थिंकर हो जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे विचार दिए, हर एक एस्पेक्ट्स पर इनके विचार आपको मिलने को देखने को मिल जाएंगे। सो अब पंचशील के यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू के पंचशील सिद्धांत का पार्ट नहीं है? सो आप देख लीजिए कि आपने पंचशील जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशन की अगर हम बात करें, जो आपका IR है, इसमें आपके पंचशील सिद्धांत दिए गए थे जब गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत भारत द्वारा पारित किया गया था और जब दो गुट बने हुए थे, वर्ल्ड वॉर्स चल रहे थे, तब भारत के जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और इन्होंने ही ये सिद्धांत इंटरनेशनल रिलेशंस में दिया था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होते हैं, और उसी के तहत पंचशील यानी कि चीन से जब हमारा युद्ध हुआ था तब ये पंचशील का कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आया था। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है, आप इसको समझिएगा, अच्छे से रिविजन कीजिएगा। इसमें 5 तरीके के सिद्धांतों की यहाँ पर बात की गई थी। पहला तो था एक दूसरे की प्रभुसत्ता अखंडता का सम्मान, ये ऑप्शन में दिया गया है। अनाक्रमण भी था, ये भी ऑप्शन में दिया गया है। साथ में एक और था आपका शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सहयोग। यहाँ पर दो जो रिमेनिंग आपके पंचशील के जो बातें की गई थी या सिद्धांत दिया गया था, उसमें 2 चीजें और इंक्लूडेड है, वो मैं आपसे बता देती हूँ। यहाँ पर बात की गई थी आपकी 4th पे, आप लिख लीजिए समानता। समानता के साथ में पारस्परिक लाभ की बात की गई थी, यानी कि समानता और पारस्परिक लाभ, ये एक बात की गई थी यहाँ पर पंचशील के अंतर्गत। और 5वां अगर आप देखेंगे तो आपका हस्तक्षेप की बात यहाँ पर की गई थी, अनाक्रमण और अहस्तक्षेप, है ना, यानी कि अहस्तक्षेप करेंगे, किसी भी देश के द्वारा किसी दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इस तरीके की बातें की गई थी। जो आपका ऑप्शन नंबर C है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि पंचशील का पार्ट नहीं है, तो आपका एक दूसरे के धर्म के प्रति विश्वास या आस्था की बात यहाँ पर नहीं की गई थी। बिकॉज ये आपका रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये आप एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पर आ जाइए। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने दल विहीन लोकतंत्र की वकालत की थी? सो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण यानी JP नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, BD सावरकर। तो ये आपके सारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जो कि अभी कंटेम्प्ररी थिंकर्स हम इनको कह सकते हैं। सो इनमें से किस थिंकर ने दल विहीन यानी कि आपकी पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात की गई थी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। सो यहाँ पर आप राम मनोहर लोहिया की अगर बात करें तो लोकतंत्र पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक व्यवस्था दी थी आपकी चौखंबा व्यवस्था। चौखंबा व्यवस्था या मॉडल कह लीजिए, इन्होंने लोकतंत्र के लिए दिया था, जहां पर ये बात करते हैं कि जो आपका लोकतंत्र है या फिर आपकी व्यवस्था है, उसको सिर्फ और सिर्फ इसको विकेंद्रीकरण की बात यहाँ पर राम मनोहर लोहिया करते हैं और कहते हैं कि प्रांत यानी गांव, गांव के बाद प्रांत, प्रांत के साथ में आपको केंद्र तक और जनता तक इसको ले जाना होगा, लोकतंत्र को हर एक तबके तक इसका लाभ पहुंचे। ये इस तरीके की बातें आपके JP नारायण राम मनोहर लोहिया कर रहे थे, और ये सत्ता को चौखंबा व्यवस्था के थ्रू समझाना चाह रहे थे, प्रांत केंद्र में ही और गांव में सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की यहाँ पर बात कर रहे थे आपके राम मनोहर लोहिया। JP नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि JP नारायण ने ही दल विहीन लोकतंत्र को सपोर्ट किया है। पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात ये यहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं। JP नारायण ने कॉन्सेप्ट दिया है कि आप पार्टियां जो होंगी उनकी जो जवाबदेही पर ये क्वेश्चन करना चाह रहे थे। इनके थ्योरी में या इनके जो भी विचार थे पॉलिटिकल पार्टीज या पार्टीलेस डेमोक्रेसी को लेकर, वहां ये कह रहे थे कि जो पार्टियां होंगी या जो दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स हो जाते हैं, वो सारे आपकी जवाबदेही सत्ता के प्रति रखेंगे। सत्ता और जो कह सकते हैं कि आपकी सरकार होगी, उनके प्रति ये जवाबदेह होंगे, ना कि जनता के प्रति। तो ये कहते हैं कि जनता को सीधे आप पार्टिसिपेशन यानी कि आपकी राजनीति में
जनता पूरी तरीके से सहभागिता दे, है ना? तो जनता की सहभागिता होने के लिए ये बात करते हैं और कहते हैं कि जो आपकी पार्टियां हैं वो किसी भी तरीके से जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगी और जनता सीधे निर्णय नहीं ले पाएगी, इसलिए ये सपोर्ट करते हैं पार्टीलेस डेमोक्रेसी को। बात करते हैं कि एक दल विहीन लोकतंत्र स्थापित किया जाए जहां पर जनता सीधे निर्णय ले और सारे जो डिसीजन है और जनता अपनी राजनीति में सहभागिता दे। दीनदयाल उपाध्याय का नाम भी आप पढ़ते हैं अपने इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में, और बी डी सावरकर एक हिंदुत्व की धारणा से प्रेरित आपको देखने को मिलेंगे और हिंदुत्व की बात यहाँ पर ये करते हैं। इन्होंने कोई एक स्पेसिफिक अपना सिद्धांत नहीं दिया है लोकतंत्र के संबंध में या सीधे कोई डायरेक्ट विचार नहीं दिए हैं, लेकिन इन्होंने हिंदुत्व को सपोर्ट किया। वहीं दीनदयाल उपाध्याय की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने आपका सिद्धांत दिया है एकात्म मानववाद का, और ये कहते हैं कि जो निचले स्तर के लोग हैं या जो समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उस तक भी हर एक राजनीति, हर एक चीजों का लाभ पहुंचे, इस तरीके की बातें यहाँ पर ये करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको पिछले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा और ये जो चारों नाम दिए गए हैं बहुत ही सिमिलियर होते हैं, इनके कॉन्सेप्ट भी आपके इंटर रिलेटेड से लगते हैं जब हम इनकी थ्योरीज को पढ़ते हैं, तो आप इनको अच्छे से स्टडी करिएगा जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। फिर क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं जहां पर निम्नांकित में से किस वर्ष दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है आपको ईयर बतानी है कि कब इनको जनसंघ के अध्यक्ष चुना गया था, तो मैं यहाँ पर टिक कर देती हूँ। सबसे पहले 1967 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जो कि जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे 1967 में ही इनको चुना गया था। और 29 दिसंबर, मैं आपको डेट भी बता देती हूँ, 29 दिसंबर की यहाँ पर बात कर रहे हैं जहां पर इनको 1917 में कोझिकोड अधिवेशन में इनको जनसंघ का अध्यक्ष चुना गया था आपके दीनदयाल उपाध्याय को। और 11 फरवरी अगर हम बात करें इनकी, 11 फरवरी 1968 में इनकी जो पद पर इनको जब चुना गया था अध्यक्ष, और इसके कुछ ही महीनों बाद इनकी मृत्यु भी संदिग्ध परिस्थितियों में हो जाती है। और यहाँ से आप ये क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ईयर यहाँ पर पूछा गया था। सो अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। ये क्या पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन तार्किक चयन संस्थागत दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है। मतलब कि तार्किक चयन यानी कि आपका रैशनल चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच यहाँ पर पूछा गया है, उसका फीचर आपको बताना है, इस पर गौर कीजिएगा, नहीं है पर। तो ऑप्शन है कि सभी चयन संस्थाएं स्वार्थी होती हैं, है ना, संस्थाएं सामूहिक कार्यवाही संबंधित दुविधाओं को हल करने के लिए होती हैं, यह अपने दृष्टिकोण में आगमनात्मक है, संस्थाओं की उत्पत्ति किरदारों के बीच स्वैच्छिक कार्यवाही के कारण होती है। तो 81 का अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने दृष्टिकोण में आगमनात्मक है, इट इज इंडक्टिव इन इट्स अप्रोच, ये इसका राइट आंसर है। सभी जो चयन संस्थाएं स्वार्थी होती हैं, जो आपकी संस्थागत दृष्टिकोण पर रैशनल चॉइस अप्रोच की अगर हम बात करें तो ये यही कहती है कि सभी चयन संस्थाएं स्वार्थी होती हैं, संस्थाएं अपनी सामूहिक कार्यवाही करती हैं और जो दुविधाएं होती हैं कार्यवाही संबंधित उनको हल करने का कार्य करती हैं, और संस्थाओं की उत्पत्ति भी किरदारों के बीच स्वैच्छिक होती है। इंस्टीट्यूशनल जो ओरिजिनेट होती हैं क्योंकि वॉलेंटरी होती हैं और एक्शन करती हैं अपने एक्टर्स के बिटवीन। तो ये सीधा सा सिद्धांत दिया गया है। और ये विचारधारा की अगर हम बात करें आपकी कौन सी, रैशनल चॉइस की, तो ये 1970 के समथिंग आपको उदय होती है या इवोल्यूट होती है, इसका यहाँ पर ईयर याद रखिएगा इस विचारधारा का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने नागरिक संस्कृति को लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति की संज्ञा दी है, यानी कि फ्रॉम द फॉलोइंग हु गेव द सिविक कल्चर। आप यहाँ बुक का नाम भी है ये, इसको याद रखिएगा, सिविक कल्चर इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर। सो यहाँ पर सीधा आपका आंसर मैं टिक कर देती हूँ, ग्रेवियल आमंड एंड सिडनी वर्मा। थेडर स्कोपकोल का यहाँ पर कोई रेलिवेंट नहीं होता है ऑप्शंस में अगर हम देखें तो। डेविड ईस्टन है, इन्होंने क्या दिया है आपका, इन्होंने सिद्धांत दिया है क्या, इनपुट आउटपुट सिस्टम वाला एक इनकी थ्योरी जो दी गई है इनके द्वारा, उसकी बात यहाँ पर करते हैं। इसका राइट आंसर ग्रेवियल आमंड है, जिन्होंने बुक लिखी थी सिविक कल्चर। सिविक कल्चर बुक जो है इसी के अंदर इन्होंने ये अपना थॉट दिया है, किसका, आपकी नागरिक संस्कृति का, यानी कि पॉलिटिकल
कल्चर अप्रोच लोकतंत्र के प्रति अपनाते हुए दिखाई देते हैं और नागरिकों को ये राजनीति में सक्रिय भागीदारी की बात हमको करते हुए दिखते हैं। कौन आपके? ग्रेवियल आमन और सिडनी वर्मा। इनकी बुक 1963 में आई थी। ईयर याद रखिएगा। कई बार आपसे ईयर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, सो इसको बहुत अच्छे से रिमेम्बर रखिएगा। डेविड ईस्टन की जहां तक बात आती है तो इन्होंने जो इनका कॉन्सेप्ट दिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। ईस्टन ने अपनी सिस्टम्स अप्रोच दी है, आपको यहाँ पर याद रखिएगा, सिस्टम्स अप्रोच यानी व्यवस्था सिद्धांत, है ना। सिस्टम्स अप्रोच दी है और इसमें ये क्या बात करते हैं कि कुछ इनपुट होते हैं, कुछ आउटपुट होते हैं, मतलब कि आउटपुट के रूप में देखने को मिलते हैं, और फिर फीडबैक का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं देते हुए। इनपुट जो कि आपकी व्यक्तियों की या नागरिकों की डिमांड्स हो गई, आउटपुट के तौर पर जो नीतियां सरकार बनाती है वो हो गए या निर्णय हो गए यहाँ पर। और तीसरा ये बात कर लेते हैं फीडबैक, जो कि हमको नीति या निर्णय के फीडबैक के रूप में मिलता है, यानी कि प्रतिक्रिया लोगों की क्या रहती है किसी भी नीति को लेकर। फिर ये एक निरंतर प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपका इनपुट आएगा, है ना। इनपुट के बाद में आप जाएंगे कहाँ पर? रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर दबाव और प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक हो गया, है ना। सबसे पहले जनता की डिमांड्स हैं, इनपुट हो गई, वो ट्रांसफॉर्म होता है, यानी कि जो भी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, दबाव समूह होते हैं, वो इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। कहाँ तक पहुंचाएंगे? आपका सरकार तक पहुंचा देते हैं, फिर सरकार नीति निर्माण करती है, आउटपुट के रूप में हम उसको जानते हैं। आउटपुट के बाद में फिर फीडबैक पर जाएंगे। यहाँ से फीडबैक पर, फीडबैक की बात कर लीजिए। यहाँ पर जो भी आपका डिसीजन मेकिंग होती है उस पर फीडबैक जनता देती है और ये एक सतत प्रक्रिया के रूप में उस फीडबैक के आधार पर जो भी इनपुट फिर से डिमांड्स के तौर पर लिए जाते हैं। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट डेविड ईस्टन ने अपनी व्यवस्थावादी अप्रोच में दिया है। लुसियन पाई भी आपके रिलेट करते हैं पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच से ही। सो आपको यहाँ पर याद ये रखना है कि इन थिंकर्स ने कौन कौन सी अप्रोच को आपके संबंध में रखा है और ग्रेवियल आमंड इसका राइट आंसर है। सो इन अप्रोच की बात हम कर चुके हैं, हमारी क्लासेस ऑनगोइंग है, आप उनको ज्वाइन कीजिए ताकि आपको क्लियर है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपके सिलेबस को लेकर या जो भी थिंकर्स हैं उनको लेकर। अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 83 है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या क्वेश्चन किया जा रहा है? निम्नलिखित में से उपनिवेशवाद की विशेषता का चयन करना है आपको, है ना। तो श्रमिकों का असमान विनिमय और उत्पादकता या संपदा का बहिर्गमन एवं राजनीतिक आधिपत्य। ऑप्शन क्या दिए हैं? दोनों ए और बी सही है, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। ये चार ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है। सो सबसे पहले देख लीजिए, अनइक्वल एक्सचेंज ऑफ लेबर की बात या प्रोडक्टिविटी की बात आपका उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म करता है, या ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस की बात आपका कॉलोनियलिज्म के अंतर्गत की जाती है। तो यहाँ पर ये दोनों ही राइट ऑप्शन हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 83 में आपसे क्या पूछा जा रहा है मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड। इसमें पूछा जा रहा है कि उपनिवेशवाद की विशेषता कौन सी है। तो इसमें उपनिवेशवाद जहां पर होता है, जैसे भारत भी बहुत समय तक गुलाम रहा है किसी ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन का एक उपनिवेशवादी के तौर पर हमारा देश रहा है गुलाम, जहां पर ये दोनों ही विशेषताएं पाई जाती हैं। श्रमिकों का जो असमान वितरण भी यहाँ पर होता है और जो प्रोडक्ट होते हैं उनको भी अनइक्वल एक्सचेंजेस हुआ जाता है आपके कॉलोनियलिज्म में, ये इसकी विशेषता हो गई। दूसरा, संपदा का बहिर्गमन, यानी जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात की गई है, इसमें एक नाम याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी आपकी ड्रेन ऑफ वेल्थ करके, इसी नाम से ये इनकी ही बुक है, जहां पर ये सिद्धांत देते हैं या थ्योरी देते हैं कि जो भारत में जो भी बौद्धिक संपदा है भारत में, या जो भी आपके संसाधन हैं उनका ब्रिटिश के जो लोग हैं या ब्रिटेन की सरकार या जो भी अपना रूल चला रहे हैं उसका ड्रेन ऑफ वेल्थ कर लेते हैं, बहिर्गमन हो जाता है, जो संपदा होती है हमारे देश की उस देश में चली जाती है जहां पर जो इसमें रूल कर रहा है। तो राजनीतिक आधिपत्य इस तरीके से डोमिनेंस स्थापित करते हैं कौन? जो कॉलोनीज होती हैं, है ना। कॉलोनियल रूल की यहाँ पर बात करें तो वो, तो इस तरीके से जो उपनिवेशवाद की विशेषताएं हैं दोनों ही हो जाएंगी, इनको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ देखिए, तुलनात्मक राजनीति के जनक के रूप में आप किसको जानते हैं? सबसे पहला और इंपॉर्टेंट नाम जो कि अरस्तु का आता है। अरस्तु ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन का
अध्ययन किया और इसके आधार पर इन्होंने 6 तरीके की सरकारों के प्रकार बताए हैं। 6 टाइप्स बताए हैं आपकी सरकारों के, जो कि आप याद रख सकते हैं। मैप तोड़ इन्होंने बताया है कि 6 तरीके की सरकारें होती हैं और इनके टाइप्स में ये बताते हैं कि एक मोनार्की टाइप की सरकार होती है जो कि राजतंत्र होता है, आपकी एरिस्टोक्रेसी होती है कुलीन तंत्र, और आपकी पॉलिटी होती है जो कि आपकी शासन करती है। इसके बाद में इसके विकृत रूपों की भी इन्होंने बात की, जिसमें कि आपकी टायरनी आ जाती है, ओलिगार्की आ जाती है और डेमोक्रेसी आ जाती है, यानी कि लोकतंत्र। हम बात करें लोकतंत्र की तो अरस्तु ने इसको खराब रूप माना है आपकी शासन पद्धति का। इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करके अपना निष्कर्ष के तौर पर 6 तरीके के प्रकार बताए थे आपकी सरकार के, और तुलनात्मक राजनीति में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान अपना दिया है। क्वेश्चन नंबर 84 में हम बात कर रहे हैं। सो अरस्तु ने ही इसको आगे बढ़ाया तुलनात्मक राजनीति में। इसके बाद में हम देखते हैं कि मॉन्टेस्क्यू और मैकियावेली का नाम भी देखने को मिलता है, जो कि तुलनात्मक राजनीति में इस तरीके की अप्रोच को आगे बढ़ाते हैं। जो भी सरकार के प्रकार पर बात की है, मैकियावेली ने भी सेम तरीके से आपके शासन के प्रकार बताए हैं, और मॉन्टेस्क्यू भी इस तरीके की बातें आपको करते हुए दिखाई देंगे। प्लेटो का नाम जहां तक बात करें प्लेटो की, तो ये आपके क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर हैं वेस्टर्न। सिवाइन ने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आपके बात की है किसकी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज या जो भी विचार इनने दिए हैं राजनीति के संबंध में, वो आपके हिस्ट्री पर बेस्ड है, हिस्ट्री पर आधारित विचारों की यहाँ पर ये बात करते हुए दिखाई देते हैं। अगला चाणक्य, बहुत ही फेमस, कौटिल्य के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो इन्होंने अपनी बहुत सारी इनकी एक फेमस बुक भी है अर्थशास्त्र, आप सभी अच्छे से जानते होंगे, जिसमें इन्होंने सप्तांग थ्योरी और कई तरह के सिद्धांत दिए हैं। मंडल सिद्धांत भी इनका फेमस है। सो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 पर हम आ जाते हैं। इसका क्या क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स पुस्तक के लेखक कौन है। सो बुक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड सेपरेशन ऑफ पावर किसने लिखी है, सो वुड्रो विल्सन, जो कि आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं। जीन ब्लॉन्डर और वॉल्टर वेजहार्ट, ये तीनों ही इसका राइट आंसर नहीं होंगे। इसके सही जवाब या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, MJC बिले। इनकी बुक आती है सेपरेशन ऑफ पावर्स। क्वेश्चन नंबर 85 पर हम हैं, तो इसमें बुक जो इनकी थी सबसे पहले पब्लिश होती है 1967 में। जो बुक है सेपरेशन ऑफ पावर या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स, 1967 में ये पहली बार इसका प्रथम संस्करण आता है, और ये ऑक्सफोर्ड की हम बात करें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की प्रेस के द्वारा इसको पब्लिश कराया जाता है। इसका सेकेंड एडिशन 1998 में आता है। जो सेकंड एडिशन की हम बात करें या दूसरा पार्ट हम कह सकते हैं, 1998 में आता है, और इसको पब्लिश भी लिबर्टी करके कुछ इनका फंड था, उसने इसको पब्लिश कराया था। सो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि MJC बिले राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर हम जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें। इसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं, देखिए, आधुनिक कैडर पार्टी की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा दी गई थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न कैडर पार्टी, है ना, गिव्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स। सो आप देख सकते हैं सारे ही नाम आपको कंफ्यूजिंग वाले लगेंगे, सार्टोरी और मोरस डुअर्गर, रूट कूले, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सबसे पहले राइट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मोरिस डुअर्गर। कहीं ना कहीं ये पार्टी सिस्टम की आपकी व्याख्या देते हैं और उसी से रिलेटेड है आपके मोरिस डुअर्गर, जहां पर ये बात करते हैं कैडर पार्टी में आपकी एलिट क्लास की। जो कैडर पार्टी की अवधारणा जो देते हैं वो बात करते हैं एलिट क्लास। एलिट क्लास होती है जो कि कुछ लोगों का समूह होता है, और ये प्रशिक्षित और पेशेवर लोग होते हैं, एलिट क्लास के लोग। और ये इस कैडर पार्टी की अवधारणा को देते हुए बताते हैं कि प्रशिक्षित पेशेवर छोटे लोगों का ये समूह होता है, और यही सारे डिसीजंस वगैरह लेते हैं आपके पॉलिटिक्स के अंतर्गत, है ना। ये एक कैडर पार्टी का टाइप बताया है इन्होंने, बहुत सारे टाइप बताए, जिसमें से एक टाइप आपका आधुनिक कैडर पार्टी भी हो जाता है। सो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 पर आ गए हम। सो आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे होंगे आई थिंक, और एंड आई होप सो, क्योंकि मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर रही हूँ हर एक क्वेश्चन में। सो अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें कि किसने कहा दबाव समूह ऐसे अभिवृत्ति समूह है जो समाज के अन्य समूहों पर कुछ दावा करते हैं। हु सेड दैट प्रेशर ग्रुप्स को किसने
एटीट्यूड ग्रुप्स के रूप में डिफाइन किया है, यानी कि जो क्लेम करते हैं अपॉन अदर ग्रुप्स इन द सोसाइटी। सो डेविड ट्रूमैन, पेरेटो, ग्रेवियल आमंड, डुवर्जर। सो सबसे पहले यहाँ का राइट आंसर या 87 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डेविड ट्रूमैन का यहाँ पर नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने जो दबाव समूह है उनको एटीट्यूड ग्रुप्स के रूप में डिफाइन किया है और ये बताते हैं कि दबाव समूह जो होते हैं वो एटीट्यूड ग्रुप्स के रूप में एक्ट करते हैं, जो साझा विश्वास की हमको बात करते हैं और साझा विश्वास पर जोर देते हैं। आपके डेविड ट्रूमैन, क्वेश्चन नंबर 87 है ना, ये करते हैं। जैसे कि अब हम राजनीतिक बहुलवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया, ये समझा देती हूँ। राजनीतिक बहुलवाद सिद्धांत देते हैं आपके डेविड ट्रूमैन और ये यही बात करते हैं कि जो दबाव समूह होते हैं, ऐसे अभिवृत्ति समूह होते हैं जो कि समाज के अन्य समूहों पर कुछ दावे करते हैं, कुछ क्लेम्स करते हैं। इस तरीके से सोसाइटी में इन ग्रुप्स को ये डिफाइन करते हैं डेविड ट्रूमैन। पेरेटो का नाम एलिट थ्योरी से आप जोड़ सकते हैं, इन्होंने एलिट थ्योरी दी है आपकी, बहुत फेमस नॉन है जो। और ग्रेवियल आमंड आपके राजनीतिक सांस्कृतिक अप्रोच से बिलोंग करते हैं। वहीं मॉरिस डुवर्गर ने पार्टीज की बात की है आपकी, पार्टी सिस्टम में इनका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 आपसे क्या पूछ रहा है कि लीजिस्फेयर शब्द किस प्रकार के राज्य की अवधारणा से जुड़ा है। ये आपका यूनिट 1 का क्वेश्चन है। लीजिस्फेयर का जो कॉन्सेप्ट है आपका लिबरल एस्पेक्ट से जुड़ा है या लिबरल स्टेट से जुड़ा है, जो कि धारणा देता है प्रजातांत्रिक की बात नहीं की जाती है यहाँ पर। लीजिस्फेयर में डेमोक्रेटिक की बात नहीं हो रही है, ना ही सोशलिस्ट स्टेट की बात हो रही है, ना ही आपकी वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है। लीजिस्फेयर का कॉन्सेप्ट देखने को आपको मिलेगा लिबरलिज्म में, जो कि लिबरलिज्म की विचारधारा है ना आपकी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉन्सेप्ट लीजिस्फेयर का, जहां पर इकोनॉमिकली लीजिस्फेयर की बात की जाती है। स्टेट का जो इंटरवेंशन होता है या उसका जो भी इंटरफेयर करता है स्टेट आपके इकोनॉमिक्स मैटर में, उनको रोकने की सीमित राज्य की यहाँ पर बात की जा रही है। बहुत से अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। इसका राइट आंसर आपका इन उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है आपको, तो ये तीनों ही आपके रॉन्ग हो जाएंगे और आपका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 जो पूछ रहा है आपसे कि मैक्स वेबर का जो नौकरशाही का सिद्धांत है किस पाश्चात्य विचार से रिलेटेड है, यानी कि कहाँ से आपका डिराइव्ड होता है या कौन से स्कूल से बिलोंग करता है। थॉट ऑफ स्कूल यानी कि द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, जो मैक्स वेबर की बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी एक थ्योरी दी गई है ब्यूरोक्रेसी की, जो ये यहाँ पूछ रहे हैं कि बिलोंग्स टू विच स्कूल ऑफ थॉट, किस स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया इंग्लिश थॉट, फ्रेंच थॉट, जर्मन थॉट, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर अगर सी की अगर सॉरी बी की हम बात कर लेते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का। जहां पर नौकरशाही के सिद्धांत की बात आती है मैक्स वेबर के, तो इनकी थ्योरी है जिसमें कि ये औपचारिक हायरार्की और औपचारिक नियम, रीति रिवाज, रेगुलेशंस की बात करते हैं। औपचारिकता की बात यहाँ पर ये करते हैं, है ना। और ये हायरार्की यानी कि पदानुक्रम की बात इस सिद्धांत में करते हैं। और आपका क्या बोल सकते हैं, मेरिटोक्रेसी की बात भी आपके करते हैं। फॉर्मल रूल्स रेगुलेशंस जहां पर होंगे, पदानुक्रम होगा, मेरिट बेस्ड आपकी अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए, इस तरीके की बातें आपकी फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट्स के अंतर्गत आपके नौकरशाही सिद्धांत में मैक्स वेबर आपको करते हुए दिखाई देंगे। और ये मेरिट बेस्ड उसकी योग्यता आधारित तंत्र की बात करते हैं, जहां पर योग्यता के आधार पर ही आप सिलेक्ट करेंगे आपके एम्प्लॉयज को। और एक नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी का सीधा सट सिद्धांत यहाँ पर निकलकर आपका मैक्स वेबर का आता है सामने। क्वेश्चन नंबर 19 में बात हो रही है सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा लिखित किताब को चुनने की। पूछा जा रहा है कि बुक जो कि सैमुअल पी हंटिंगटन की कौन सी बुक है। एशियन ड्रामा, द थर्ड वेव, एंड आइडियोलॉजी, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, और उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। एशियन ड्रामा इनकी बुक नहीं है। एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल वॉर जो कि आइडियोलॉजी का भी इनका कॉन्सेप्ट नहीं है, इनकी बुक है सेकंड ऑप्शन वाली जो कि द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 19th सेंचुरी, ये इनकी बुक का पूरा नाम है। और इसको भी आप पूरा याद रखिएगा, जहां पर ये बात करते हैं अबाउट योर वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, यानी कि जो भी लोकतंत्र की लहरें आई हैं
और उनमें इसके बारे में ये लोकतंत्र की गतिशीलता के संबंध में अपना सिद्धांत देते हैं सैमुअल पी हंटिंगटन, और आपको बताते हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र देशों में आया, और उसकी रिवर्स वेव्स की भी यहाँ पर ये बात करते हैं आपको सैमुअल पी हंटिंगटन। जो इनकी बुक है बहुत ही फेमस बुक है, और ये आपकी आती है इस कॉन्सेप्ट को लेकर कि हम डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र किस तरह से देशों में आया और वापस चला गया। 2 देशों को छोड़कर यहाँ पर इनकी थ्योरी थी, जिसमें कि जो लोकतंत्र की बात ये करते हैं, 2 देशों को छोड़कर सभी में लोकतंत्र आया और चला गया। वो 2 देश थे आपके श्रीलंका और भारत, है ना। इन दोनों में आया लेकिन ये वापस नहीं गया। यहाँ पर ये लहरें बताते हैं आपके लोकतंत्र की। सो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अगले क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद होती है यानी सिक्योरिटी काउंसिल की यहाँ पर बात की जा रही है। इसमें कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन होता है, ये पूछा जा रहा है। तो 5 सदस्य चुने जाते हैं 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए, ये सही है, या फिर 5 सदस्य 4 वर्ष के लिए, 10 सदस्य 2 वर्ष के लिए, 10 सदस्य 4 वर्ष के लिए। सो अगर आपने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पढ़ा होगा, आपने इसके जो अंग होते हैं आपकी सिक्योरिटी काउंसिल, महासभा और ऐसे इसके 5 या 6 इसके ऑर्गन्स हैं, इनको अगर आपने पढ़ा होगा यूनाइटेड नेशन के, तो आपको पता होगा कि जो इसमें राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 10 सदस्य चुने जाते हैं 2 वर्ष का जिनका कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर है। और अगले क्वेश्चन पर अगर हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 92, जिसमें कि पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केनेथ बोल्ट्ज द्वारा नव यथार्थवाद यानी कि न्यू रियलिज्म की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि आपका इंटरनेशनल रिलेशन और आपका इंटरनेशनल संबंध या रिलेशंस की हम बात कर लेते हैं, उससे रिलेटेड है। तो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 92 का, जिसमें पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सी बुक है, तो वो है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसकी केनेथ बोल्ट्ज ने न्यू रियलिज्म पर लिखी, और इसमें ये बात करते हैं अबाउट योर नव यथार्थवाद कैसे आया, इसका क्या डेवलपमेंट है, इस सबसे रिलेटेड, है ना। बाकी की रिमेनिंग बुक्स के बारे में भी हम बात कर लेंगे, जो कि आपकी जॉन स्टीव यानी ये पहली बुक है द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसको 3 थिंकर्स ने लिखा है, बेलिस, स्टीव स्मिथ, स्मिथ मतलब कि स्टीव स्मिथ, और तीसरे आपके आ जाते हैं पेट्रिशिया ऑनस, इनके द्वारा ये लिखी गई है। और इस वाली बुक यानी कि द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, फ्रांसीसी फुकुयामा द्वारा ये रिटर्न है। और इसमें ये बात करते हैं आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की, कि आप कोई भी आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं आने वाले हैं, यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड सिस्टम, ये बुक है टेरी बॉसवेल की। यहाँ पर मैं थिंकर्स के नाम आपको बता दे रही हूँ, सो आप इनको सर्च कर सकते हैं या आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पर आ जाते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये हेल्ड हुआ था आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट मंत्री स्तरीय यानी कि आपका WTO का फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था। इसका ईयर लिख लीजिए 1996 में ये हेल्ड किया गया था आपका, और सिंगापुर इसका स्थान हो जाएगा, ये याद रखिएगा। 9 से 13 दिसंबर 9 से 13 दिसंबर में ये हुआ था आपका, है ना। सो ये याद रखिएगा। 94 की अगर बात करें हम, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में युद्ध बंदियों के व्यवहार के संबंध में नियम बताए गए थे, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पेरिस घोषणा 1856, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा 1899, हेग सम्मेलन 1907 और जिनेवा अभिसमय 1949। युद्ध बंदियों के व्यवहार से रिलेटेड आपके जो नियम बनाए गए थे वो आपके ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिनेवा अभिसमय में बनाए गए थे, 94 का राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी के रिमेनिंग जो कॉन्सेप्ट है पेरिस घोषणा, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा, हेग सम्मेलन, ये दूसरे उनसे रिलेटेड है। इसका राइट ऑप्शन आपका जिनेवा अभिसमय 1949 हो जाएगा, जो कि आपका रिलेटेड आपके किससे है, रिगार्डिंग डीलिंग विथ प्रिजनर्स ऑफ वॉर एस्टेब्लिश्ड, यानी कि जो वॉर होती है उस समय हम किस तरीके से बिहेव करें, आपके जो युद्ध में पकड़े गए लोग या जो आपके सैनिक युद्ध में पकड़ा जाते हैं उनके व्यवहार से रिलेटेड ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर संधि में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ जाते हैं। 11 सितंबर 2001 यहाँ पर एक आतंकवादी हमलों
के बाद अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए 2001 में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद द्वारा पारित 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव यानी संकल्प क्या थे? आपको ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था और इसका बहुत से आंसर गलत लगाकर आ गए थे स्टूडेंट्स ने, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संकल्प 1368 और 1373। जब 11 सितंबर 2001 को जो आतंकी हमला होता है और उसके तहत एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो एक प्रस्ताव लाती है यानी कि संकल्प पारित करती है, जिसमें पहला आपका 1963 नहीं है, ये यहाँ पर 1368 पहला प्रस्ताव आता है और जिसमें बात की जाती है आत्मरक्षा के अधिकार की, है ना। और दूसरा प्रस्ताव अगर इसका देखें 1373 वाला आता है, संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल लाती है जो कि एक चिंता व्यक्त करती है आपके आतंकवाद जो बढ़ता प्रसार होता आतंकवाद का, और एक भयावह जो हमला इन्होंने 11 सितंबर 2001 को कर दिया था, उसके तहत तो ये प्रस्ताव लाया गया था 73 वाला भी और 68 वाला भी। इसमें क्या बात की गई थी? पहले में तो कहा गया था कि आत्मरक्षा का अधिकार है हर देश को, और अगर उस पर आतंकवादी कोई हमला होता है तो वो अपने आत्मरक्षा में कुछ कदम उठाएगा, उसकी बात की गई थी। यहाँ पर आपकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात की गई थी और कहा गया था कि हर देश अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट दे जब भी किसी देश पर आतंकवादी हमला होता हो, तो उसको क्रिटिसाइज करे और किस तरीके के नियम रेगुलेशंस बनाने हैं इस पर ध्यान इसमें दिया गया था। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1905 का आंसर जो होता है आपका। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 96, जिसमें पूछा गया अंतरराष्ट्रीय संबंध में आदर्शवाद द्वारा निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया गया है ना। संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना, जो आपका आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म है, आइडियलिज्म की हम बात कर लेते हैं, वुड्रो विल्सन इसके फादर जाने जाते हैं, जिसमें कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है या तुलनात्मक राजनीति से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा इसका समर्थन नहीं करता है आदर्शवाद के अंतर्गत। तो संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की बात तो की जाती है, सामूहिक सुरक्षा की बात इसमें की गई है क्या आपके आदर्शवाद में? क्या इस तरीके की बातें ये करता है कि हमको सामूहिक सुरक्षा देनी चाहिए? हाँ, ये इस तरीके की बातें भी करता है और मानव अधिकार को भी प्रोत्साहित करता है आपका आइडियलिज्म। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें ये पूछा गया है कि आदर्शवाद द्वारा समर्थित नहीं है तो अंतरराष्ट्रीय संतुलन बनाने के लिए युद्ध की आवश्यकता को कभी भी ये डील नहीं करेगा। ये कहेगा कि आदर्शवाद आपके युद्ध से संबंधित है ही नहीं, ये शांति की बात करता है। आइडियलिज्म कहता है इंटरनेशनल लेवल पर हम शांति स्थापित करें और समाधान की बात ये करता है, ना कि आपके युद्ध की बात करता है। वॉर का कॉन्सेप्ट आपका आइडियलिज्म का पार्ट नहीं है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 96 का। अगला बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि शक्ति की जो अवधारणा है उसका संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें गलत है? गलत पर फोकस कीजिएगा, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ बिकॉज यहीं से क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं। शक्ति की अवधारणा से रिलेटेड अगर देखें तो दूसरों को नियंत्रित करने की क्षमता ही शक्ति है। दिस इज द राइट, क्योंकि आप कह सकते हैं कि आप जब कंट्रोल कर पाते हैं पावर के थ्रू तो एबिलिटी हुई ना आपकी दूसरों पर कंट्रोल करने की, तो ये सही ऑप्शन है। शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति उपयुक्त होती है, इसके मध्य का मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है। बल का प्रयोग कर शत्रु को परास्त करना ही शक्ति है, या फिर शक्ति की अपनी इच्छा अन्य राज्यों के कार्यों को प्रभावित करने की क्षमता है। इनमें से आपका राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा ये आपको बताना है। ये 97 में आपसे शक्ति के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट देकर आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हम देख लेते हैं यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बल का प्रयोग करके शत्रु को सिर्फ परास्त कर देना शक्ति नहीं है। शक्ति बहुत बड़ा और ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि आप दूसरों को नियंत्रित करते हैं, उनके विचारों को प्रभावित करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति से वो कार्य करवा लेना जो कि वो नहीं करना चाहता हो, वो शक्ति है। तो इस तरीके से सिर्फ बल का प्रयोग करना हम शक्ति के रूप में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। आपके एनिमी को सिर्फ और सिर्फ फोर्स के थ्रू आप हरा देते हैं या डिफीट कर देते हैं, इट इज नॉट योर पावर। सही डेफिनेशन नहीं है ये पावर की। इसलिए बल जो ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें कि बल प्रयोग से सिर्फ शत्रु को परास्त करना ही शक्ति है, ये सही नहीं होगा। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 98, जिसमें पूछा जा रहा है सामूहिक सुरक्षा की मान्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर सही है पूछा गया है, तो सभी राष्ट्र इस बात पर एकमत होंगे कि कौन सा राष्ट्र आक्रामक है,
और आक्रामक को रोकने में सभी की समान रुचि होती है। राष्ट्रों को आपस में के मतभेदों को दूर कर आक्रमणकारी के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही करने के लिए सदैव तत्पर या तैयार रहना चाहिए। ये इसके पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, आप पकड़िएगा क्या है इसका, कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की जा रही है और उसके अजम्पशंस आपसे पूछे जा रहे हैं या इसकी मान्यताएं पूछी जा रही हैं। तो सामूहिक सुरक्षा की जब बात आती है तो सभी देश कोई भी होगा वो कलेक्टिव डिसीजंस लेगा और उन्हीं के विरुद्ध अगर हम देखें तो ये सारे ही ऑप्शन आपके सही लग रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की, जिसमें क्या पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर राष्ट्रों द्वारा सम्मेलन पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, मतलब किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। सो इन विच कॉन्फ्रेंस वाज द यूनाइटेड नेशंस चार्टर साइन बाय नेशंस, कब किया गया था। डम्बाटन सम्मेलन की हम बात कर लेते हैं तो ये इसके रिलेटेड ही आपका हुआ था, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के लिए हुआ था, लेकिन इसमें इसके चार्टर को साइन नहीं किया गया था। मास्को घोषणा पत्र में भी नहीं, ना ही याल्टा सम्मेलन में। इसमें बातें जरूर हुई थी, लेकिन इसका जो आपका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में हेल्ड हुआ था और इसी सम्मेलन में आपके जो 50 देश थे, 50 देशों द्वारा समर्थन दिया गया था यूनाइटेड नेशन को और ये एक बॉडी के रूप में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। कैलिफोर्निया की जगह है सैन फ्रांसिस्को, याद रखिएगा कैलिफोर्निया। यहां से इसको रिलेट करके आप याद रखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट जो बना था, यूनाइटेड नेशन जो बना था सॉरी, उसके रिगार्डिंग ये आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि 1945 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 100 पर आ गए हैं, जहां पर हमारे 25 क्वेश्चन आज डिस्कस हो चुके हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे ये पूछा गया है। आपको याद रखना है क्रोनोलॉजी, आपके जो भी महासचिव रहे हैं यूनाइटेड नेशन के, उनकी साथ में उनकी क्रोनोलॉजी के साथ में आपको नाम, उनके ईयर्स भी याद रखने हैं ना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इनको क्रम से लगाने के लिए आपसे पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा। इसका सबसे फर्स्टली आंसर बता देती हूँ 100वें क्वेश्चन का, जिसमें कि ए ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा और आप इसका राइट आंसर ट्रिगवेली टिक कर दीजिएगा, बिकॉज ये पहले थे, दूसरे आपके डेग हैमरशोल्ड थे, यूथॉन जो कि आपके तीसरे थे, कॉफी अन्नान आपके सबसे बाद के हैं, जो कि भी बहुत ही न्यू इनको कह सकते हैं, और कॉफी अन्नान के बाद है एंटोनियो गुटेरेस, का नाम आपने सुना होगा। सो इस तरीके से इनका क्रम है, इसको याद रखिए, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हर बार। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव को आप क्रम से लगाइए, WTO के महासचिव को क्रम से लगाइए, तो ये पिछले जो कुछ क्वेश्चंस इस पर आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। इनके ईयर्स भी याद रखिएगा। ट्रिगवेली की अगर हम बात करें तो ये कब से कब तक रहे, 1946 से आपका कब तक रहे, 1952 तक इन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया था, और इनका यहाँ पर उल्लेखनीय योगदान हम कह सकते हैं, क्योंकि ट्रिगवेली फर्स्ट आपके जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट रहे, सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल आपके। सो यहाँ पर हमने पूरे 25 क्वेश्चन आज डिस्कस कर लिए हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर में आपको डिस्कस करा रही थी 2024 का जो था, इसमें हमने पॉलिटिकल साइंस को पूरी तरह से समझ रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं, और सेट ए मैंने आपको डिस्कस कराया। इसके अंतर्गत आपको मैंने बता दिया है कि किस तरीके का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है MP सेट के क्वेश्चन पेपर में। ये रिसेंट था अभी, अब जो 2025-6 में होने वाला है क्वेश्चन आएंगे, उसमें इससे आप रिलेट करके पढ़िएगा, तो आपको जल्दी से जल्दी समझ आएगा पैटर्न और आप उनको हल कर पाएंगे। आप जल्दी से मेहरा क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, हमको ज्वाइन कीजिए, और जिसके थ्रू हम आपको सारी इंफॉर्मेशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन पर प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आज के हमारे इस सेशन में जुड़ने के लिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टाइम लिमिटेड है और समय जा रहा है। हम बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन को करा रहे हैं मेहरा क्लासेस के ऐप पर। सो थैंक यू सो मच। अगले सेशन में हम रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।